So this is lecture 11 on linear algebra. तो आज की लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट quadratic forms. So the main goal of today's session is about quadratic forms, and this is the last topic from unit 4. So first हम quadratic form की basic definition से होके जाएंगे, फिर हम देखेंगे कि इस टॉपिक में हम किस टाइप के क्वेश्चन स्टडी करते हैं और उन टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो बिफोर स्टार्टिंग द डेफिनेशन ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, तो मे बी तुमने अभी तक एईएम 1 या बाकी मैथ्स के सब्जेक्ट में कुछ इस टाइप के वर्ड्स तो सुने होंगे, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक एंड सो ऑन, इस टाइप के। तो हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं लीनियर इक्वेशन से, वो सारी इक्वेशंस जिनकी डिग्री क्या रहती है 1। कुछ इस टाइप की इक्वेशन रहती हैं ax प्लस बी वाई, अगर 2 वेरिएबल में देखें c, तो डिग्री 1 की इक्वेशन को हम बोलते हैं लीनियर। डिग्री 2 की इक्वेशन रहती है तो उन्हें हम बोलते हैं क्वाड्रेटिक। डिग्री 3 की इक्वेशन को हम बोलते हैं क्यूबिक, एंड डिग्री 4 को हम बोलते हैं क्वार्टिक, एंड सो ऑन, क्विंटिक एंड सो ऑन। बट यहाँ पे तो हम ऑलरेडी फैमिलियर हैं इस टर्म क्वाड्रेटिक से। सो नाउ वी विल मूव टू द डेफिनेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो पहले हम जस्ट वन वेरिएबल में डिस्कस करते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म और एक क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन f फ्रॉम r टू r हैज दिस फॉर्म। ओके, अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल में है तो उसकी फॉर्म क्या रहती है, f ऑफ x इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, जहाँ पे a क्या है, कोई रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इक्वल टू 2x स्क्वायर। सो ये तो हो गया क्वाड्रेटिक फंक्शन या क्वाड्रेटिक फॉर्म इन वन वेरिएबल। अब हम आते हैं टू वेरिएबल्स में। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स कौन से हैं, x कॉमा y, या हम यूज करेंगे x1 कॉमा x2। इन दोनों में से हम कोई भी इंटरचेंजेबली यूज करेंगे, तो हम अभी के लिए यूज करते हैं x1 कॉमा x2। तो इन दो वेरिएबल से डिग्री 2 की हम कौन कौन सी टर्म बना सकते हैं, एक तो हम x1 स्क्वायर बना सकते हैं, x2 स्क्वायर एंड x1 x2। तो यही टर्म्स या मोनोमियल्स हम बना सकते हैं इन दो वेरिएबल की हेल्प से। तो बेसिकली क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या रहता है, एक पॉलिनोमियल जो सिर्फ डिग्री 2 की टर्म से ही बनता है। तो उसकी जनरल फॉर्म क्या रहेगी इन टू वेरिएबल्स में क्वाड्रेटिक फॉर्म की, q ऑफ x1 कॉमा x2। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए x1 स्क्वायर प्लस बी x2 स्क्वायर प्लस सी x1 कॉमा x2। तो मैं यही ऊपर वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा एक अलग फॉर्म में लिख रहा हूँ। ओके, तो मैंने x1 स्क्वायर के कोफिशिएंट को a कहने की जगह हमने इसे लिखा a11 x1 स्क्वायर। x1 x2 के कोफिशिएंट को क्या लिखा, a12 x1 x2। ओके, बेसिकली हम c को दो पार्ट्स में ब्रेक भी कर सकते हैं। a21 हो गया x2 x1 का कोफिशिएंट, एंड a22 किसका कोफिशिएंट है, x2 कॉम स्क्वायर। तो यहाँ से तुम समझ सकते हो, अगर जब भी मैं ए आई जे लिख रहा हूँ, ए आई जे दिस इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स आई एक्स जे टर्म। ओके, तो ये तो हो गया टू वेरिएबल। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म इन थ्री वेरिएबल्स की बात भी हम कर सकते हैं। सपोज तीन वेरिएबल हम कौन सा लेते हैं, x1 x2 x3। तो इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या रहेगी, q ऑफ x1 x2 x3। तो इसमें हम देखते हैं कि डिग्री 2 वाले हम कौन सी टर्म्स बना सकते हैं या मोनोमियल्स कौन से रहते हैं। अगर हम यहाँ पे जस्ट देखें तो हमारे पास क्या रहेगा, x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर, x1 x2, x1 x3 एंड x2 x3, हमारे पास यही टर्म्स रहेंगी। तो इन्हीं की हेल्प से जो पॉलिनोमियल बनेगा डिग्री 2 का, वही क्वाड्रेटिक फॉर्म है इन थ्री वेरिएबल्स। तो जैसे हमने टू वेरिएबल्स के लिए लिखा, हम एक जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। सो फर्स्ट इज a11 x1 स्क्वायर, a12 x1 x2, a13 x1 x3। ओके, प्लस हम क्या करते हैं, अभी x1 x2 लिखा हुआ है,
हो सकता है वहाँ पे x2 x1 वाली टर्म भी हो, वैसे दोनों इक्वली हैं, ओके, एज सच x1 x2 एंड x2 x1 ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, बट मैं यहाँ पे ब्रेक करके लिख रहा हूँ उसे, ओके। सो देन a22 x2 स्क्वायर एंड a23 x2 x3 प्लस हमारे पास और कौन कौन सी टर्म है, x3 x1 भी, क्योंकि हम इसी को हम दूसरे फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, x3 x1 a32 x3 x2 एंड a33 x3 स्क्वायर, ओके। तो ये तो जनरल फॉर्म है एक क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 3 वेरिएबल्स। बट अगर तुम यहाँ पे नोट करोगे, हमें यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिख रही है जिसकी एंट्रीज क्या है, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ओके। तो इस हम क्वाड्रेटिक फॉर्म को मैट्रिक्स की हेल्प से हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें x1 x2 x3, ये कितने की है 1 क्रॉस 3, और यहाँ राइट साइड में x1 x2 x3 से 3 क्रॉस 1, सो एट द एंड तुम देखोगे तुम्हें एक 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिलेगी जिसकी एंट्रीज क्या होंगी, ये होगा पूरा पूरा एक्सप्रेशन इसकी एंट्री होगा। तो इसको हम कई बार हम कैसे लिखते हैं, x ट्रांसपोज ए एक्स, वेयर x क्या है, x इज दिस कॉलम वेक्टर x1 x2 x3, और इसी फॉर्म को हम एक क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो ये फॉर्म आ रही है जहाँ पे मैट्रिक्स यूज कर रहे हैं, यू कैन कॉल इट मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म, गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो हमें मैट्रिक्स हमें कैसे बनानी है, जस्ट हमें देखना है a11 क्या है, x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट, a12 क्या है, x1 x2 का कोएफिशिएंट, a13 क्या है, x1 x3 का कोएफिशिएंट, सिमिलरली a21 x2 x1 का कोएफिशिएंट। क्वाड्रेटिक फॉर्म इन n वेरिएबल्स को हम कैसे लिख सकते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्म इन n वेरिएबल्स, इसके लिए अगर हमारे पास कोई n वेरिएबल्स में जस्ट दे रखा है q x1 to xn, तो हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं x ट्रांसपोज, जहाँ पे e क्या रहेगा, एक n क्रॉस n की मैट्रिक्स टाइम्स x, वेयर x विल बी x1 to xn, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स a n क्रॉस n है इसकी एंट्रीज क्या होंगी, a11 a122 a1n 21 22 to a2n एंड an1 an2 to ann, जहाँ पे इसकी i कॉमा j एंट्री क्या होगी, aij, दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ xi xj इन दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म, ओके, x1 to xn, इसमें xi कॉमा xj का कोएफिशिएंट होगा वो aijx एंट्री होगी, ओके। सो दिस इज द क्वाड्रेटिक फॉर्म इन n वेरिएबल्स, एंड सो हमने लास्ट उसमें हमने रिजल्ट हमने क्या नोट किया हुआ है, सो एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म can be represented by a symmetric matrix, तो उसे हम हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स से लिख सकते हैं, दैट इज हमेशा अगर q x1 to xn अगर हमें कोई भी क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, इसे हम ऑलवेज हम ऐसे लिख सकते हैं, ए n क्रॉस n x, वेयर a इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं, ओके। अब अगर तुम नोट करोगे, अगर सपोज मुझे क्वाड्रेटिक फॉर्म जस्ट हमें ये दे रखी है, से q ऑफ x1 कॉमा x2, दो वेरिएबल में x1 स्क्वायर 5x1 x2 माइनस x2 स्क्वायर, तो अगर मुझे इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है तो क्या रहेगा, x1 x2 एक मैट्रिक्स रहेगी 2 क्रॉस 2 की, देन कॉलम। अब a22 हम कैसे कंप्यूट करेंगे, a22 की हमें पता है कि एक जो x1 a11 रहता है वो x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट रहता है, a12 क्या रहता है x1 x2 का कोएफिशिएंट, a21 यहाँ पे तो अभी कोई दिख नहीं रहा क्योंकि हमने सारे यूज कर लिए, a22 क्या है -1। तो हम यहाँ पे नोट करते हैं ये मैट्रिक्स क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है, तो इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हम बना सकते हैं, कैसे,
हम इस मैट्रिक्स ए में इसका ट्रांसपोज ऐड करते हैं और इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो अगर तुम नोट करोगे 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या आएगा? 150 माइनस 1, इसका ट्रांसपोज लेंगे तो 150 माइनस 1, और तुम इन्हें ऐड करके अगर डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 1 माइनस 1 माइनस 1, 5/2 5/2। ओके, तो कोई भी अगर तुम्हें मैट्रिक्स ए दे रखी है उसकी हेल्प से तुम हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बना सकते हो। और तुम रियलाइज करोगे, तुम इस क्वाड्रेटिक फॉर्म को तो हमेशा ऐसे लिख सकते थे, 5/2 x1 x2 प्लस 5/2 x2 x1 माइनस x2 स्क्वायर। अब अगर यहाँ से अगर तुम लिखते तुम्हें मिलता है x ट्रांसपोज bx, जहाँ पे b क्या है? सिमेट्रिक। तो तुम कोई भी मैट्रिक्स फॉर्म लिखो, पहले उसकी तुम्हें सिमेट्रिक निकालना है तो उस a में a ट्रांसपोज ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तब तुम्हें क्या मिल जाएगा? उसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म। तो हम एक और एग्जांपल करते हैं जहाँ पे हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखना है। सपोज क्यू ऑफ x1 x2 x3 3 वेरिएबल में है, x1 स्क्वायर x1 x3 x2 x3 x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर। तो अगर हम इसका मैट्रिक्स फॉर्म लिखें तो ये कुछ ऐसा होना चाहिए, 3x3 की मैट्रिक्स मिलनी चाहिए x, वेयर x यहाँ पे क्या होना चाहिए? एक कॉलम वेक्टर। अब अगर हम जस्ट पहले अगर हम एक मैट्रिक्स निकाला ए, कोई जस्ट नॉर्मल मैट्रिक्स, तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे? पहली एंट्री A11 क्या रहता है? x1 स्क्वायर का कोएफिशिएंट। A12 क्या रहता है? x1 x2 का कोएफिशिएंट। बट हम यहाँ पे रियलाइज करते हैं तो x1 x2 वाली टर्म तो थी नहीं, तो 0। 1,3 वाली टर्म है, उसका कोएफिशिएंट है 1। यहाँ पे क्या रहेगा? 2,1 का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, 0। x2 स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, 2,3 का कोएफिशिएंट है 1। ए 3,1 वाली कोई टर्म नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी इसे यूज कर चुके हैं यहाँ पे, तो ये 3,1 वाली कोई टर्म नहीं है, 0। 3,2 वाली कोई टर्म नहीं है, 0, क्योंकि हम ऑलरेडी उसे यहाँ पे यूज कर चुके हैं। 3,3 1। तो यहाँ पे हमारे पास जो मैट्रिक्स हमें जस्ट मिली है, सो इट वाज 1 0 0, सो 0 1 1। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स थी। तो यहाँ से मैट्रिक्स बी क्या रहेगा? 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज। अब तुम इसे सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 1 0 1/2 0 1 1/2 1/2 1/2 1। तो तुम रियलाइज करोगे हम इसे हमेशा सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो अभी हम समराइज करें कि हमने क्या पढ़ा। तो हमने जस्ट देखा है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या रहती है n वेरिएबल्स में, और उसका हमने देखा कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। एंड इनफैक्ट हमने देखा कि हम हर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म को सिमेट्रिक मैट्रिक्स की हेल्प से लिख सकते हैं। एंड अभी आने वाले लेक्चर में ही हम देखेंगे कि क्यों ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स फॉर्म, ये रिप्रेजेंटेशन कैसे हेल्पफुल रहती है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है क्वाड्रेटिक फॉर्म में कि हम यहाँ पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम जस्ट अभी खुद को रिस्ट्रिक्ट करेंगे 2 वेरिएबल्स में। सपोज हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखा है 2 वेरिएबल्स में, q ऑफ x1 x2। सो दिस इज a x1 स्क्वायर b x2 स्क्वायर प्लस c x1 x2। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम क्वेश्चन क्या देखते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये रहता है कि क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x1 x2 रियल नंबर। तो अगर तुम x1 x2 की जगह कुछ भी रखोगे तो क्या इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी या क्या इसकी वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी? सो द फर्स्ट वन वाज, क्या q1 x1 x2 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? दूसरा, कि अगर हम x1 और x2 की कुछ भी वैल्यू रखें, क्या ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू R? या थर्ड केस क्या बन सकता है कि इन दोनों में से कोई भी नहीं। ओके, न तो हमेशा पॉजिटिव है न हमेशा निगेटिव है। तो हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं। सपोज हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म्स के एग्जांपल्स हैं, x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। ओके, q x1 x2 is x1 square minus 2 x1 x2 plus x2 square
and say qx1 comma x2 is minus x1 square plus x2 square. Say qx1 comma x2 equal to x1 square minus x2 square. x1 comma x2 equal to 2x1 square minus 5 x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर। ओके, तो हमने जो अभी ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो हम वो सारे क्वेश्चन इन सारे एग्जांपल्स में पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन है कि पहला, क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग टू आर। अगर हम x1 और x2 की कुछ भी वैल्यू रखें तो क्या ये हमेशा पॉजिटिव होगा? तो तुम यहाँ पे रियलाइज करोगे कि जब भी रियल नंबर रहता है उसका स्क्वायर करने पे क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ओके, तो ये केस तो थोड़ा सिंपल था। अभी हम नेक्स्ट केस में आते हैं। तो इस केस में आप लोग क्या सोचते हो कि क्या ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा, या क्या ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, या ये इन बिटवीन रहेगा, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव? ओके, सो इफ यू डू नॉट नो द आंसर देन यू कैन टेक पॉज फॉर ए मिनट एंड थिंक अबाउट इट। तो यहाँ पे अगर तुम नोट करोगे, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये तो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है फॉर ऑल x1 कॉमा x2 बिलोंग टू आर। थर्ड वाले क्वेश्चन के बारे में क्या देखोगे? यू विल रियलाइज इट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि अंदर की क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव है। सो दिस इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू आर। क्वेश्चन है कि डी के बारे में क्या कह सकते हो? क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा? तो इस केस में तुम रियलाइज करोगे कि अगर जब x1 x2 से बड़ा है तो उस केस में तो q ऑफ x1 x2 पॉजिटिव आ रहा है, एंड जैसे ही x1 x2 से कम हो रहा है तो ये नेगेटिव आ रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये ना तो हमेशा पॉजिटिव रहता है ना हमेशा नेगेटिव रहता है। तो हम यहाँ पे क्या एग्जाम्पल लिख सकते हैं, 1,0 और 0,1 पे कंप्यूट करें तो एक बार तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म 1,0 पे पॉजिटिव आता है एंड 0,1 पे क्या आता है, नेगेटिव। तो ये इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में लाई नहीं करता है। व्हाट अबाउट द लास्ट वन? क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, नेगेटिव रहता है, या इन दोनों के बीच में रहता है कि कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव? ओके, सो यू कैन टेक ए पॉज हियर एंड ट्राई टू फिगर इट आउट कि इज इट ऑलवेज पॉजिटिव और ऑलवेज नेगेटिव। बट इस प्रोसेस में तुमने रियलाइज किया होगा कि जब भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में जस्ट स्क्वायर वाली टर्म इन्वॉल्व है, जैसे पहले एग्जाम्पल में, थर्ड वाले में एंड फोर्थ वाले में, जहाँ पे जस्ट स्क्वायर टर्म ही इन्वॉल्व हैं, वहाँ पे बताना थोड़ा आसान है कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या हमेशा निगेटिव रहेगा, या इन बिटवीन या इंडेफिनिट टाइप का रहेगा, कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव। बट जैसे ही वहाँ पे क्रॉस टर्म आ जाती हैं, मतलब दो अलग अलग वेरिएबल का प्रोडक्ट, जैसे इस केस में बी एंड फिफ्थ, इस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल का प्रोडक्ट आ जाता है कि जैसे ही क्रॉस टर्म में इन्वॉल्व रहती हैं तो ये बताना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या इन बिटवीन है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा मेन गोल रहेगा कि अगर हमारे पास एक कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म दे रखी है, से x1 x2 x3 में से, हमारा मेन गोल रहेगा कि हम इन वेरिएबल्स x1 x2 x3 को हम क्या करें, कुछ नए वेरिएबल से रिप्लेस कर दें, से y1 y2 y3। हमें इन्हें ऐसे रिप्लेस करना है कि जो हमें नई क्वाड्रेटिक फॉर्म आएगी यहाँ पे कोई क्रॉस टर्म नहीं होनी चाहिए। ओके, कंटेन्स नो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म्स। उसका क्या मतलब है कि इस नई क्वाड्रेटिक फॉर्म में वाई आई वाई जे टाइप के नहीं होने चाहिए, जहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे, दो अलग अलग वेरिएबल का प्रोडक्ट नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर हमने ओरिजिनल को ऐसे में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ बताना आसान है कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, हमेशा निगेटिव रहेगा, या इन बिटवीन।
क्वाड्रेटिक फॉर्म जो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं उनका एक स्पेशल नेम है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव डेफिनिट। ओके, पॉजिटिव डेफिनिट। तो एक क्वाड्रेटिक फॉर्म अगर हम n वेरिएबल में है तो इसे हम पॉजिटिव डेफिनिट कब कहते हैं, अगर ये हमेशा पॉजिटिव है। किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यूज x1 टू xn इन r। तो अगर तुम x1 टू xn की जगह कोई भी रियल नंबर रखो ये हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, उसे हम क्या बोलते हैं, नेक्स्ट निगेटिव डेफिनिट। अगर इसकी वैल्यू क्या रहे, हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहे, फॉर ऑल x1 टू xn इन r। ओके, एंड थर्ड टाइप जो हम डिस्कस कर रहे थे उसे हम बोलते हैं इनडेफिनिट। ओके, इनडेफिनिट का मतलब है न तो पॉजिटिव डेफिनिट है न तो नेगेटिव डेफिनिट है। सो यहाँ पे क्या रहेगा कि देयर ऑलवेज एग्जिस्ट सम x1 टू xn इन r। कुछ रियल नंबर ऐसे मिलेंगे कि जहाँ पे तो ये हमेशा, जहाँ पे तो ये पॉजिटिव है, एंड सम से कुछ और रियल नंबर जिन्हें हम नई नाम से बोल देते हैं y1 टू yn इन r, कि जहाँ पे q y1 टू yn क्या होगा, लेस देन 0। ओके, तो कुछ बुक्स में तुम्हें इसका फर्दर क्लासिफिकेशन मिलेगा, पॉजिटिव डेफिनिट एंड सेमी पॉजिटिव डेफिनिट, सिमिलरली नेगेटिव डेफिनिट एंड सेमी नेगेटिव डेफिनिट। तो बस हम उस क्लासिफिकेशन में नहीं जा रहे हैं, हम थोड़ा और इसे सिंपल रखने के लिए हम इसे 3 कैटेगरी में ही डिवाइड कर रहे हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इनडेफिनिट। ओके, तो अभी जो हमने एग्जांपल देखा हुआ है, तो पहला एग्जांपल तो है पॉजिटिव डेफिनिट, सेकंड वाला भी एग्जांपल है पॉजिटिव डेफिनिट, थर्ड वाला किसका है, नेगेटिव डेफिनिट, फोर्थ वाला किसका है, इनडेफिनिट, एंड फिफ्थ वाला कौन सा है, ये हम आगे आने वाले लेक्चर में देखेंगे। सो नाउ आवर मेन गोल विल बी टू ट्रांसफॉर्म a given quadratic form, a given quadratic form q x1 to xn into a new form, जिसे हम क्या बोलेंगे, नई फॉर्म में q y1 to yn into a new form that doesn't contain any cross product term, any cross product टर्म। क्रॉस प्रोडक्ट का क्या मतलब है, अगर xi और xj दो अलग अलग वेरिएबल हैं तो इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में xi xj वाली टर्म नहीं आनी चाहिए, यही हमारा मेन गोल है। तो इसे करने के लिए हम क्या करते हैं, जस्ट हम n क्रॉस n मैट्रिक्स से शुरू करते हैं। तो हमने क्या देखा, अगर कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास n वेरिएबल्स में हमें दे रखा है तो उसे हम कैसे लिख सकते हैं, हमेशा x ट्रांसपोज ए x। और हमने नोट किया हुआ था कि वी कैन ऑलवेज सेलेक्ट द मैट्रिक्स ए इन सच ए वे दैट ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि ये हमेशा क्या बने, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बने। ओके, एंड अब हमें पता क्या है, अगर हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स रहती है तो ये हमेशा डायगोनलाइजेबल रहती है। सिर्फ ये डायगोनलाइजेबल नहीं रहती है, बट यहाँ पे क्या होता है, हमें एक ऐसी मैट्रिक्स मिलती है P की सच दैट A कैन बी रिटन एज पी डी पी इनवर्स, एंड जो P ट्रांसपोज रहता है वो P इनवर्स के इक्वल रहता है। ओके, तो ये एडिशनल कंडीशन इंश्योर करती कि हमारे पास एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है कि A को हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर D हमारे पास क्या रहता है, डायगोनल मैट्रिक्स रहती है, लैम्डा 1 टू लैम्डा n, ये सारी क्या हैं, दीज आर आइगन वैल्यूज ऑफ A। ओके, तो अब हमें क्या करना है, हमें इन वेरिएबल्स एक्स आईज को हमें एक नई वेरिएबल के टर्म पे लिखना है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये वेरिएबल x है, ओके, x1 टू xn, इन्हें हम क्या डिफाइन करते हैं, इन्हें हम डिफाइन करते हैं कि जो मैट्रिक्स P है, जो अभी हमने ऊपर ये कंप्यूट की है, जो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है दोनों, कि पहला तो A क्या होना चाहिए, पी डी पी इनवर्स, और P ट्रांसपोज क्या होना चाहिए, P इनवर्स। तो इसकी हेल्प से हम वेरिएबल्स को चेंज करते हैं नए वेरिएबल्स में। सो x1 xn हमें कैसे मिलता है, ये मैट्रिक्स P, इसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नई वेरिएबल से y1 टू yn।
तो यहाँ से तुम नोट करोगे तो इसी को हम सेम चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू पी टाइम्स वाई। तो यहाँ से तुम देखोगे तो x1 क्या रहेगा, अगर हम जस्ट x1 देखें तो यहाँ पे ये कुछ रहेगा वेरिएबल्स y का कॉम्बिनेशन, y1 टू yn इसका कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा, सिमिलरली x2 भी कुछ कॉम्बिनेशन रहेगा एंड xn भी क्या रहेगा, नए वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। तो हम देखेंगे क्या इस टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हमारे लिए हेल्पफुल है या हमारा जो डिजायर्ड गोल है वो फुलफिल कर पा रहा है। तो उसके लिए पहले हम क्या देखते हैं, अगर x ये है तो x ट्रांसपोज क्या होगा, x ट्रांसपोज होगा p, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, y क्या है n क्रॉस n की n क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज आएगा। तो मैट्रिक्स ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी ये रहती है कि जो ए बी का ट्रांसपोज रहता है दिस इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाई ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज। तो एक्स ट्रांसपोज की हमारे पास वैल्यू है, एक्स की वैल्यू है, और अब हम इसमें किस किस में सब्स्टिट्यूट करते हैं, जो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारे पास दे रखा है। ओके, तो हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू x1 टू xn क्या था, दैट वाज x ट्रांसपोज ए एक्स। ओके, अब हम जानते हैं क्योंकि ए सिमेट्रिक था तो ए को तो हमने कैसे लिख दिया था, पी डी पी इनवर्स की जगह जस्ट क्या है पी ट्रांसपोज टाइम्स एक्स। अब हम एक्स को किससे रिप्लेस कर रहे हैं, वो मैट्रिक्स पी टाइम्स वाई। तो एक्स ट्रांसपोज क्या बना था, वाई ट्रांसपोज पी ट्रांसपोज। अब ये तो पी पी ट्रांसपोज ये तो रहेगा ही क्योंकि ये ए से आ रहा था, एक्स की जगह हमें क्या रखना है पी वाई। बट हम यहाँ से क्या रियलाइज करते हैं कि पी पी ट्रांसपोज या पी ट्रांसपोज पी क्या रहेगा, आइडेंटिटी, क्योंकि पी ट्रांसपोज किसके इक्वल है, पी इनवर्स। तो हमारे पास यहाँ से क्या मिला, वाई ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स डी आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाई। सो दिस इज नथिंग बट वाई ट्रांसपोज डी वाई। ओके, एंड डी हमारे पास यहाँ पे कौन सी मैट्रिक्स थी, अगर हम इसे थोड़ा और एक्सपेंड करें y1 टू yn, डी हमारे पास मैट्रिक्स थी जिसकी डायगोनल एंट्रीज थी लैम्डा 1 टू लैम्डा n, बाकी सारे जीरो, और यहाँ पे था हमारे पास y1 y2 टू yn। तो अगर हम इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो तुम्हें यहाँ से क्या मिलेगा, लैम्डा 1 y1 स्क्वायर, लैम्डा 2 y2 स्क्वायर टू लैम्डा n yn स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द न्यू क्वाड्रेटिक फॉर्म। ओके, तो हम यहाँ पे रियलाइज करते हैं कि अगर हम ये ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं x इक्वल टू पी वाई, तो जो ओरिजिनल क्वाड्रेटिक फॉर्म थी वो एक नई क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, जहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट टर्म इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे जस्ट वेरिएबल्स के स्क्वायर्स इन्वॉल्व हैं। तो इस स्टेज पे ये बता पाना थोड़ा आसान रहेगा कि क्या ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा या निगेटिव रहेगा। तो हम यहाँ से हम रिजल्ट हम क्या बना सकते हैं कि इफ़ lambda 1 to lambda n, if they are all greater than equal to 0, okay, अगर ये सारे greater than equal to 0 हैं, then q y1 to yn ये पॉजिटिव डेफिनेट होगा greater than equal to 0 for all y1 to yn, और ये इंश्योर करेगा, दिस implies ये क्या इंश्योर करेगा कि जो q ऑफ x1 to xn है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर ऑल x1 टू xn। तो अगर तुम्हें देखना है कि कब कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो तुम्हें क्या करना है, पहले इसे तो हमें लिखना है कि मैट्रिक्स फॉर्म में जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, पहले तो हमें इसे लिखना है x ट्रांसपोज ए एक्स के फॉर्म में, जहाँ पे ए क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। इस सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सारी आइगन वैल्यूज पॉजिटिव हैं तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या रहेगी, पॉजिटिव डेफिनेट। और इसी रिजल्ट से हम क्या देखते हैं कि अगर सारी आइगन वैल्यूज लैम्डा 1 टू लैम्डा n, अगर सारी आइगन वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0 है, देन q ऑफ y1 टू yn क्या होगा, दिस विल ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल y1 टू yn, सारे रियल नंबर के लिए ये होगा। एंड दिस इम्प्लाइज जो हमारे पास ओरिजिनल क्वाड्रेटिक फॉर्म थी q x1 टू xn, ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा फॉर ऑल x1 टू xn इन R। ओके, तो अगर हमने इस मैट्रिक्स का इस क्वाड्रेटिक फॉर्म का अगर हमने मैट्रिक्स फॉर्म लिखा था
जहाँ पे ए सिमेट्रिक था और उसकी सारी आइगन वैल्यूज लेस देन इक्वल टू 0 हैं, देन ये क्वाड्रेटिक फॉर्म क्या रहेगा? नेगेटिव डेफिनेट। तो तुम यहीं से देख सकते हो, अगर कुछ आइगन वैल्यूज पॉजिटिव कुछ नेगेटिव हैं तो वो क्या बन जाएगा? इनडेफिनिट। ओके, सो नेक्स्ट वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स, जहाँ पे हम क्या करेंगे कि कोई क्वाड्रेटिक फॉर्म को, अगर एक गिवन क्वाड्रेटिक फॉर्म है x1 टू xn, इसे हम ट्राई करेंगे कि ट्रांसफॉर्म करने का q y1 टू yn, जहाँ पे क्रॉस टर्म इन्वॉल्व नहीं है। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इन दिस डायरेक्शन इज, सपोज हमारे पास एक क्वाड्रेटिक फॉर्म हमें दे रखी है, दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 5y²। तो हो सकता है वेरिएबल्स तुम्हें xy में दे रखे हों या x1 कॉमा x2। तो पहला मेन गोल हमारे यहाँ पे क्या रहेगा? इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखना। मैट्रिक्स फॉर्म किस फॉर्म में? कि इसे हम इस फॉर्म में लिखें, एक्स वाई, हमारे पास यहाँ पे एक 2x2 की मैट्रिक्स हो एंड देन एक कॉलम हो x कॉमा y वाला। ओके, अब हमारे पास 2 की हमें कौन सी मैट्रिक्स चाहिए? जो कि सिमेट्रिक हो। तो तुम चेक कर सकते हो यहाँ पे इस केस में जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेगी, A11 क्या रहेगा? 2, A22 5, -2 -2। अब ये मैट्रिक्स मिली कहाँ से? क्योंकि तुम पहले एक मैट्रिक्स 2x2 की इसकी हेल्प से बना सकते हो, 2 -4 0 एंड 5। तो ए ऑब्टेन करने के लिए हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स में इसके ट्रांसपोज को ऐड करते हैं और 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो उसके बाद जो हमें मैट्रिक्स मिली है, हमारे पास ये मैट्रिक्स है। ओके, अब हमें क्या करना है, x कॉमा वाई को सम नए वेरिएबल में ट्रांसफॉर्म करना है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू चेंज x कॉमा वाई से इन सम न्यू वेरिएबल्स r कॉमा s। हमें ऐसे चेंज करना है कि जो q r कॉमा s में, कि यहाँ पे कोई क्रॉस टर्म ना हो। ओके, इट कंटेन्स नो क्रॉस टर्म, नो क्रॉस प्रोडक्ट टर्म। तो हमें उस स्टेज तक जाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, पहले मैट्रिक्स जो ए है, इसे हमें इस फॉर्म में लिखना पड़ता है, क्योंकि ये तो सिमेट्रिक है तो डायगोनलाइजेबल होगा, इसे हम हमेशा ऐसे लिख सकते हैं। बट हमें मैट्रिक्स पी कैसे चाहिए? हमें मैट्रिक्स पी ऐसी चाहिए कि उसका ट्रांसपोज करने पे क्या मिल जाए? पी इनवर्स। दैट इज हमें एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। तो अगर तुम नोट करोगे, जब हम सिमेट्रिक मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, तो हमने वहाँ पे ये मैट्रिक्स का एग्जाम्पल लिया हुआ था और हमने देखा था इस मैट्रिक्स के लिए हम कैसे कब मैट्रिक्स जो हमने पी कंप्यूट किया था, दैट इज 2/√5, 1/√5, 1/√5 एंड -2/√5। हमें कुछ ऐसा मिला हुआ था मैट्रिक्स पी, और डी भी हमें मिला हुआ था। वो क्या था? 160,0, ओके। तो अब हमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या यूज करना है, हमें रिप्लेस करना है इस नए x कॉमा वाई को, किससे? मैट्रिक्स पी को मल्टीप्लाई करना है 2x2 की मैट्रिक्स को r कॉमा s से। तो अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2/√5, 1/√5, 1/√5 -2/√5, इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? r कॉमा s से, इस कॉलम वेक्टर से। तो इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा? 2/√5 टाइम्स r प्लस 1/√5 टाइम्स s, 1/√5 टाइम्स r माइनस 2/√5 टाइम्स s। और यहाँ पे हमारे पास मैट्रिक्स क्या है? x कॉमा वाई। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर हम x को रिप्लेस करें 2r प्लस s बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड y को रिप्लेस करें r माइनस 2s बाई स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो अगर तुम x को रिप्लेस करोगे इस कॉम्बिनेशन से, y को रिप्लेस करोगे इस कॉम्बिनेशन से, कहाँ पे? इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में। तो तुम रियलाइज करोगे जो तुम्हारे पास नई क्वाड्रेटिक फॉर्म क्यू आर कॉमा एस आएगी, दैट विल बी आर स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स एस स्क्वायर। और हम देखते हैं कि ये क्या रहेगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो देयरफॉर द क्वाड्रेटिक फॉर्म जो क्यू एक्स कॉमा वाई हमें दे रखा था, इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग टू आर। ओके,